ईरान ने भारत पर क्यों आक्रमण किया? दोस्ती में ऐसी क्या दरार आ गई? ये वो भारत है जो सहिष्णुता का पाठ पूरे विश्व को बढ़ाता है। वसुधैव कुटुंबकम यहां प्रायोरिटी में रखा जाता है कि पूरा विश्व ही हमारा घर है। ये वही देश है जो गुप्त निरपेक्षता का सिद्धांत को सर्वोपरि मानता है। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि ईरान ने सीधे भारत पे अटैक कर दिया? क्या आपको पता है कि यह सबसे बड़ी वजह क्या हो रही है? आखिर इस उथल पुथल में जहां पे सारे लोग, सारा पूरा विश्व उथल पुथल हो रहा है, वहां पे ईरान ने भारत पे क्यों आक्रमण किया था? अब हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि ये वो भारत नहीं है कि सहिष्णुता का पाठ सर्वोपरि रखे। पाठ तो वो होना चाहिए कि अगर आप पे बिना बिना कोई बात के अगर अटैक करे तो आप उस पे इतना जोरदार अटैक करो कि दोबारा वो इस बात को सोच भी ना पाए। जी हां, अब हमारा देश वैसा नहीं है। अब हमारा देश ऐसा देश है कि घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। बिल्कुल, हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की। ठीक है, तो पूरा सीरीज स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलिए, एरावत परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं वी ए मधुकर। आज का जो हमारा सेगमेंट है, आज का सिर्फ नहीं, अब जो सेगमेंट होगा वो सिर्फ एक युद्ध विराम, युद्ध की नीतियां, युद्ध कौशल, सिर्फ युद्ध पे नहीं टिका रहेगा। अब जो टॉपिक होगा वो आपके जीवन, आपके आसपास के वातावरण से घटित होता होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि हर राज्य का क्या राजनीतिक होता था, उसका क्या रणनीति होता था अपने राज्य को चलाने को लेकर या अपने शत्रुओं से निपटने का। विद्यार्थी जीवन में जो निंद्रा, आलस, इन जैसे जो शत्रु हावी होते हैं ना, तो उनसे निपटने का, उनको निपटा देने वाला, खुद नहीं निपटने का, उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, कैसे स्ट्रेटजी होती थी। हम बात करेंगे अगर बिंबिसार की, बात करेंगे सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, तो सबका क्या रणनीति रहा होगा कि ये इतने विख्यात हुए। उनकी राजनीतिक से लेके, आर्थिक से लेके, सामाजिक सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। हमने अभी तक सभ्यता का उत्थान पतन, बंदर से मानव, मानव से फिर बंदर, है ना, ये सारा कालखंड देख लिए। हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। हम लोग 1.5 करोड़ साल से जर्नी करते करते और सभ्यताओं के उत्थान पतन के क्रम से गुजरते हुए अब फिर वापस नई सभ्यता में पहुंच गए, है ना। और जिस हिसाब से ये युद्ध चल रहे हैं ना, हर तरफ से हर देश एक दूसरे से उलझ रहा है, कहीं ये सभ्यता का अंत ना हो जाए। पर टेंशन मत लीजिए, हम, आप, हम सभी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, चलिए इसी भारत की बात करते हैं कि हमारे देश में, यानी कि जो अखंड भारत का कंसेप्ट है, उस देश में, या सिर्फ हम अभी भारत की बात अगर करते हैं तो भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरान ने किया, जो ईरान अभी बहुत बुरी तरह से पीट रहा है और बहुत बुरे तरीके से पीट भी रहा है। दो हाथ हो रहा है, सही तरीके से चल भी रहा है। तो जीवन का उत्थान पतन लगा रहता है। ये जो ईरान है वो पहले पर्शियन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो पारसी समुदाय के लोग थे वो काफ़ी संख्या में रहते थे। बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको हम आगे विस्तार में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा मतलब आबादी बढ़ी और उनका शासन हुआ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि भारत में जो सबसे पहले आक्रमण हुआ वो था ईरान। क्यों हुआ,
कैसे हुआ? देखिए, कभी कभी ना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके देश में ऐसे लूप होल्स होते हैं, ऐसी असावधानियां होती है जिसके वजह से तीसरा जना या बाहरी जना को उसका फायदा उठा लेता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई आपका तथाकथित शुभचिंतक, जो सिर्फ ये दिखावा करता है कि शुभचिंतक है पर शुभचिंतक नहीं है, आप उसको कैसे जानेंगे? आपके माँ बाप के बारे में, चाहे आपके भाई के बारे में अगर आपको गलत गलत राय दे रहा है, बताओ तुम्हारी माँ ऐसे कैसे झाड़ दी तुमको, बताओ तुम्हारा भाई ऐसे तुम्हारे साथ व्यवहार कैसे कर दिया, उससे बहुत सतर्क रहिएगा, है ना, बहुत सतर्क रहिएगा। अरे माँ है, मार दी तो चप्पल, क्या दिक्कत है? बचपन में तो वो संस्कार अभी पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि ये संस्कार हमें भरपूर मिला है। हाँ ठीक है, हमारा परिवार है, हमारा खून है, क्या दिक्कत है? तो अगर कोई आपके परिवार के खिलाफ आपको कोई भड़का रहा है तो बहुत सावधान रहिएगा, है ना, ऐसे मूल चंदों से, ठीक है? असल नाम नहीं बोले पर मूल चंद मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो आप ये मैप देखिए, इस मैप में है कि ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो है ये क्या है? ईरान, हमने यहाँ पे लिख दिया है ईरान। अब वजह क्या हुआ कि इस क्षेत्र में यहाँ पे मगध, ये जो पूर्वोत्तर भाग था, भारत का जो पूर्वोत्तर भाग था, उसमें मगध बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। कौन? मगध। मगध जो है आसपास के सारे जो छोटे छोटे जनपद थे या छोटे जो बहुत कमजोर महाजनपद थे, उनको अपने में मिला रहा था, अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। मतलब वो क्या कहते हैं, अपना वर्चस्व जमा रहा था, है ना। इस समय यहां के जो शासक थे वो थे बिंबिसार। यहां का शासक कौन था? बिंबिसार। और ये शासक किस वंश से थे? तो ये हर्यक वंश से। इसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है, एकदम बिना तनाव के रहिए। अब हमारा कहानी यही शुरू होगा इसके बाद की। तो आक्रमण वाली कहानी शुरू हो चुकी है, इसलिए आप लोग भी सभ्यता को जगाने वाले सिस्टम से आप निकल गए। अब खुद को जगाने का समय आ गया है। खुद पे, खुद के आलस पे, खुद के निंद्रा पे, खुद के बुरी संगतों पे आक्रमण करने का समय आ गया है। मेरा तो एकदम सिद्धांत रहता है एक चीज का कि इतिहास मतलब इतिहास आपके नए जीवन, लोग कहते हैं कि अरे ये बीती हुई घटना है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या वही बोरिंग सब्जेक्ट। पर इतिहास आपके जीवन में मतलब तात्कालीन जो परिस्थिति है उस समय से गुजरना, आपको वो आपके साथ चल रहा है। इतिहास एक आईना है जो आपको बता सकता है कि उठते आप अगर आपके जीवन में डाउनफॉल आ रहे हैं या आप बहुत ऊंचाइयों पे गए तब क्या सावधानियां बरतनी है, जब डाउनफॉल आए तब क्या सावधानियां बरतनी है। इतिहास वो आईना आपको दिखाता है कि देखिए ये घटनाएं हुई हैं, संभल के थोड़ा, है ना। तो एकदम ध्यान से, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, और पूरा जो ईरानी आक्रमण था भारत में उसको आप विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ लीजिएगा। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फिर इस समय क्या हुआ कि पूर्वोत्तर भाग में साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, साम्राज्य सुदृढ़ भी हो रहा था, स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था। छोटे छोटे महाजनपद, जनपद सारे एक मगध साम्राज्य के अधीन मतलब मिल रहे थे कि हाँ भाई चलो हमें भी साथ में ले लो, ऐसा ठीक है, क्या ही बाहर रहेंगे, फालतू का मरा जाएंगे। लेकिन ये वाला जो भाग है, आपको नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपको पढ़ाए थे महाजनपद के बारे में। तो क्या आप हमें कोई बता सकते हैं कि वो महाजनपद कौन कौन से थे?
चलिए पूरा महाजनपद तो मत बताइए, लेकिन हाँ यहाँ पे कंबोज और यहाँ पे गांधार। गांधार कहाँ पे था? तक्षशिला के पास, है ना। रावलपिंडी पाकिस्तान में अभी है, दोनों तो पाकिस्तान पीओके वाले एरिया में, तो एक तो गांधार है ऊपर, तक्षशिला जो है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में है ना। यहीं पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ कंबोज और गांधार ये आपस में लड़ने लगे। जैसे एक गांव में अगर एक घर में अगर सब भाई आपस में लड़ने लगे, ये जमीन तेरा, वो जमीन मेरा, ये जमीन मेरे का तेरे का, तो फिर क्या होता है? फिर कोई एक तुर्रम खां आता है और फुट डालो और शासन करो की नीति हमेशा रही है। सिर्फ ये अंग्रेजों के दिन नहीं थी, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। फिर वो उस भाई को भड़काएगा, उस भाई को भड़काएगा, आपस में केस मुकदमा होगा। और वही काम ईरानियों ने किया। ईरानी भारत आए, देखे कि अरे भाई इधर तो फूट है ना, क्या है, फूट चल रहा है इधर, मौका मिल गया उसे, बहुत सही समय है ब्रो, है ना। तो मगध इधर पूर्वोत्तर भाग में जब पूरा सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा था, पूरा मजबूती का काम चल रहा था, पर ये वाला एरिया खुला हुआ था। और यहाँ पे इसी कालखंड में, इसी समय में एक साम्राज्य का उदय हो रहा था। एक साम्राज्य का उदय हो रहा था और उस साम्राज्य का नाम था हखमनी साम्राज्य। किस साम्राज्य का उदय हो रहा था? हखमनी साम्राज्य का उदय हो रहा था। इसके जो प्रथम शासक थे साइरस द्वितीय, वो हखमनी साम्राज्य को, जैसे इधर बिंबिसार वगैरह हर्यक वंश पूरा मजबूती से आगे बढ़ रहा था, वैसे ही जो साइरस द्वितीय थे वो हखमनी साम्राज्य को तेजी से बढ़ा रहे थे और क्षेत्र विस्तारीकरण की नीति पर बल दे रहे थे, है ना। तो यहां पे कौन था? साइरस मिस्त्री। कौन बोला साइरस मिस्त्री? साइरस द्वितीय, है ना। साइरस मिस्त्री अच्छे थे, वो अब नहीं रहे। साइरस द्वितीय जो थे वो हखमनी साम्राज्य को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे और इधर मगध साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये कभी घुस ही नहीं पाता। अगर यहां जैसा मजबूत राजा अगर यहां पे होता पश्चिमोत्तर भाग में, ये वेस्टर्न रीजन में, है ना, तो कभी ये घुस ही नहीं पाता। लेकिन इसको जगह मिला खाली, बोला कि भाई साहब आप ही ने तो कहा था पधारो मारे भारत, पधारो मारे देश, तो आ जाए क्या? आप बोला यार टेंशन मत दो भाई, अभी तो हम अपने भाई से लड़ रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है बस बात की। तुम अभी आना है आ जाओ, जाना है जा जाओ, ऊँट की सवारी करो, जो करना है करो और जाओ। बोला ऐसे थोड़ी आएंगे पूरा सज धस के आएंगे और फिर आप क्या, आपका भाई भी याद रखेगा मुझे, है ना। तो ये कंबोज और ये गांधार ये आया और सबको जीतते हुए ये पंजाब वाला एरिया होते हुए पूरा एकदम इधर पूरा का पूरा ये पूरा हखमनी साम्राज्य के अंदर आ गया, जीत लिया। इसलिए जिस घर में फूट होता है ना, उस घर को जीतना बहुत आसान होता है। अभी ईरान अमेरिका का युद्ध के बारे में आप सुन रहे होंगे। अमेरिका ने कहा कि ईरान के लोग वहाँ के जो शासक हैं उनसे खुश नहीं है, तो हम उसे न्याय दिलाएंगे। ये तो घना चौधरी बना फिरता है, ये बात अलग है, हर बात पे इसे कुछ नहीं आता, बस मतलब ठीक है भाई, वो टांग अड़ाने वाली बात है। अब जब वो अटैक हुआ उसके देश पे, देखिए
देखिए आपसी थोड़ा बहुत बिखराव हो सकता है, चलेगा, कोई बात नहीं, होता है। कहते हैं ना कि दो बर्तन जहां साथ में रहेंगे वहां बजेगा ही, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया, जैसे ही इसराइल ने अटैक किया, इस बात पे तो ईरान को दाद देना पड़ेगा कि सारे के सारी जनता एकजुट हो गई कि दिस इज माई कंट्री, हाउ कैन यू डू दिस, है ना। और सब एक साथ मिल के लड़े। अपने घर में क्या हो रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बाहर ही आ जाए तो फिर तो एकजुटता मायने रखती है, होनी भी चाहिए। तो ये हकमनी साम्राज्य जब बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था, तो भारत के इस कमजोर क्षेत्र को देखते हुए, जहां गांधार कंबोज जैसे महाजनपद आपस में लड़े जा रहे थे, उसको एक जगह मिल गया और वापस वो इस देश में घुसे, है ना। इस हकमनी साम्राज्य में, इस हकमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय, है ना। तो हकमनी साम्राज्य का जो 3 प्रमुख शासक हुए वो थे साइरस द्वितीय, जिसका भी मैंने लिखा साइरस द्वितीय, ठीक है। साइरस द्वितीय 558 बीसी से 529 बीसी तक। ये क्या था? ये संस्थापक थे। और कैम्बिसिस जो थे, कैम्बिसिस द्वितीय, वो 529 बीसी से 529 बीसी से 522 ईस्वी तक, 522 बीसी तक थे। ये पूरा आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानने का जरूरत ये है कि ये जो साइरस द्वितीय था वो भी एक बार अटैक करने का कोशिश किया था, पर वो उस समय घुस नहीं पाया था। लेकिन फिर ये 2 शासक थे, फिर एक शासक आए और जिनका नाम था डेरियस प्रथम, या उसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो डेरियस थे, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो था वो 522 से 486 बीसी तक राज किया, और यही डेरियस भारत में घुसने की कोशिश की, है ना। और इसी क्षेत्र को पूरे तरीके से जीत लिया। तो अब एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन सा देश था? तो वो ईरान। किसने आक्रमण किया था? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। उसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 522 बीसी से 486 बीसी तक, ठीक है। किस साम्राज्य से था? तो वो हकमनी साम्राज्य से था, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ईरानी जो है, ईरानियों के आक्रमण की वजह से हमारे देश में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। जब 2 सभ्यताओं का टकराव होता है, 2 साम्राज्य का टकराव होता है, तो सिर्फ साम्राज्य का टकराव नहीं होता है, अपितु संस्कृतियों का भी टकराव होता है, जीवन शैली का टकराव होता है, रहन सहन का टकराव होता है ना। तो ये सारे टकराव एक साथ होते हैं। तो जब ईरानी भारत पे आक्रमण किए, तो उस समय भारत की जो अरमाइक लिपि है, सॉरी ईरान की जो अरमाइक लिपि है, ईरान की क्या है? ईरान की लिपि क्या है? अरमाइक, जो राइट से लेफ्ट की ओर चलती है ना। देखियो, राइट से लेफ्ट की ओर चलती है। तो उसी जो अरमाइक लिपि है, उसी से मिला जुला खरोष्ठी लिपि है ना, जो कि पश्चिमोत्तर भाग में जो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं वो किस में मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में। तो खरोष्ठी लिपि भी राइट से लेफ्ट की ओर जाती है,
ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर। अरमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये दोनों लिपि राइट से लेफ्ट की ओर जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो खरोष्ठी लिपि है, इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो मतलब ढांचा है वो अरमाइक लिपि की देन है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि पहला जो था वो ईरानी थे और इससे हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वो होगा यूनानी यानी मकदुनई आक्रमण। ये वही मकदुनी प्रेजेंट में नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है और वहीं का एक महान शासक हुए द अलेक्जेंडर ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। उसके जो गुरु थे वो अरस्तु, एक महान दार्शनिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो ईरान के बाद मकदुनई आक्रमण पढ़ेंगे। मकदुनई अभी के प्रेजेंट जो टाइम में मैसेडोनिया, है ना। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी किया कीजिए कभी कभी। ठीक है, आपका अपना चैनल एरावत द माइटी। शुक्रिया।